साथियों जय हिंद। मित्रों, आइए इस क्लास में बादशाह अकबर की चर्चा हो। बड़ा इंटरेस्टेड नाम है मित्रों। आप इतिहास का जब भी अध्ययन करने चलते हैं तो निश्चित रूप से अगर मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं से पूरे मध्यकाल में अकबर की कार्यों, नीतियों, अकबर की उपलब्धियों का निश्चित रूप से उसका संबंध आपसे मिलेगा। मित्रों, अकबर भारत भूमि पर जितने भी मुगल बादशाह शासन किए थे, उनको लगता है कि अकबर इन शासकों में सिरमौर था। अगर क्रम में देखा जाए तो भारत भूमि पर शासन करने वाले मुगलों में बाबर, हुमायूं के बाद अकबर तीसरा शासक। और अगर साम्राज्य के स्थायित्व की बात आएगी तो वो अकबर। ज्यादा समय तक शासन करने की बात आएगी तो भी अकबर। यानी अकबर एक ऐसा शासक था जिसे इतिहास में अकबर महान कहा जाता है। आइए इस छोटे से वीडियो में हम उसी अकबर महान की चर्चा करें, उसके जीवन, उपलब्धियों, कार्यों, प्रारंभिक कार्यों। मित्रों, बादशाह अकबर का जो शासन था वो था 1556 से 1605। 1556 से 1605 ये बादशाह अकबर का शासन था। साथियों, पूरा नाम अगर देखा जाए तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मिलता है। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मिलता है। अकबर का जो जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राणा बीरसाल के घर पर हुआ था। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि अकबर का पिता हुमायूं जब शेरशाह सूरी से पराजित होकर भारत निर्वसन की जीवन व्यतीत कर रहा था, उसी समय 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा बीरसाल के घर में बालक अकबर का जन्म हुआ था। मित्रों, अकबर के पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम बताया जाता है, मिलता है। हमीदा बानो बेगम एक शिया थी, तो निश्चित रूप से शिया मां का जो प्रभाव है बालक पर पड़ना लाजमी था, स्वाभाविक था। इसी कारण अकबर क्या था, उदार भी था। एक बात और आपको बताना चाहेंगे, अकबर का जो प्रारंभिक शिक्षक था उसका नाम था अब्दुल लतीफ। यह भी काफी उदारवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसका भी प्रभाव अकबर पर पड़ा। अकबर का संरक्षक बैरम खां भी शिया था, इसका भी प्रभाव अकबर पर पड़ा। तो बताना चाहेंगे कि प्रारंभ में ही अकबर के ऊपर उदारवादी प्रवृत्तियों का काफी प्रभाव पड़ा, जिसके कारण अकबर उदारवादी हुआ। सर्वधर्म समभाव की बात की, समाज के हर वर्ग को जोड़ने की बात की। आगे की क्लास में हम आपको और उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। अकबर का राज्याभिषेक पंजाब में हुआ। पंजाब में के गुरदासपुर के कालनौर नामक स्थान पर बैरम खां की देखरेख में अकबर का राज्याभिषेक एक ईंटों से बने चबूतरे पर कर दिया गया। साथियों, आपको बताना चाहेंगे, अचानक सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई। ऐसे में दिल्ली खाली थी, वहां पे कोई नहीं था, अकबर वहां नहीं थे। जैसे ही अकबर को सूचना पंजाब में मिली तो देर न करते हुए बैरम खां ने वहां अकबर का तुरंत राज्याभिषेक कर दिया और वहां से चल पड़ा दिल्ली की तरफ। उधर दिल्ली की गद्दी खाली पाकर हेमू नाम के एक सेनानायक ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, हेमू विक्रमादित्य। और ऐसे में निश्चित रूप से अब अकबर और हेमू के बीच युद्ध होना तय है। पंजाब से जैसे सेना दिल्ली की तरफ बढ़ी तो दिल्ली से हेमू सेना लेकर पंजाब की तरफ बढ़ा और दोनों सेनाओं की टक्कर हुई कहां, पानीपत के युद्ध में। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय ऐतिहासिक युद्ध हुआ। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि अकबर इस युद्ध में विशेष नहीं लड़ा था। अकबर का जो संरक्षक बैरम खां था
युद्ध का पूरा नेतृत्व बैरम खां ने किया था, क्योंकि उस समय अकबर बालक था। ऐसे में युद्ध की कमान किसके हाथ में थी? बैरम खां के हाथ में थी। घनघोर युद्ध हुआ और उस युद्ध में हेमू मारा गया, हेमू की हार हुई और अब दिल्ली का वास्तविक शासक बन बैठा अकबर। मित्रों, क्योंकि अकबर को जो सत्ता मिली थी वो एक तरह से कह लीजिए एहसान में मिली थी। अकबर बालक था और एहसान किसका था? बैरम खां का। ऐसे में अकबर बैरम खां का बहुत सम्मान करता था। साथियों, बैरम खां के संरक्षण में अकबर 1556 से 1560 तक शासन किया। मैंने आपसे बताया कि अकबर बैरम खां को पिता की दृष्टि से देखा करता था और उसके संरक्षण में 4 वर्ष शासन किए। मित्रों, बैरम खां और अकबर के बीच मनमुटाव भी हो गया और दोनों में युद्ध हुआ और अकबर जीत गया। बैरम खां को हज करने के लिए मक्का भेज दिया गया पेंशन देकर। और अकबर की पत्नी बैरम खां की पत्नी और बैरम खां के बच्चों का पालन पोषण किसने किया? अकबर ने किया। बैरम खां का ही लड़का था, उसका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। यह बहुत चर्चित नाम है, रहीमदास के दोहे आप बहुत पढ़े होंगे। तो उसके बाद 1560 से 1562 भारतीय इतिहास में पेटीकोट शासन कहा जाता है। इस समय अकबर की जो धायमा थी महामनगा, धायमा महामनगा की पुत्री जीजी अनगा और माहम अनगा का पुत्र अधम खां इसके संरक्षण में घिरा हुआ था। कब? 1560 से 1562 तक दरबारी षड्यंत्रों में उलझा रहा अकबर, इसीलिए उसको पेटीकोट शासन कहा जाता है। साथियों, 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया, ऐतिहासिक फैसला। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, ऐतिहासिक फैसला जो पहले कभी नहीं हुआ था। और अकबर ने 1564 में जजिया कर का भी अंत कर दिया। ये तीनों फैसला कहीं न कहीं से अकबर ने हिंदुओं को अपने पक्ष में करने के लिए किया, क्योंकि भारत उस समय हिंदू बाहुल्य था और आज भी है। इनकी संख्या अल्प थी, तो बाहुल पर शासन करने के लिए अल्प लोगों को कहीं न कहीं से बुरा गणित बैठाना पड़ेगा। ये अकबर ने बुरा गणित बैठाया, दास प्रथा का अंत कर दिया, तीर्थ यात्रा का अंत कर दिया, जजिया का अंत कर दिया। आगे के क्लास में हम आपको बताएंगे अकबर की जो राजपूत नीति थी सुलह एक कुल पर आधारित थी। अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो सर्वधर्म समभाव पर आधारित थी। अकबर ने आने वाले समय में राजपूतों को इस तरह से मिलाया कि उनको अपने अधीन भी कर लिया और साथियों उनको अपने अधीन भी कर लिया, अपने साम्राज्य का अंग भी बना लिया और सम्मान भी दिया। सम्मान के एक तरह से प्यासे थे राजपूत, उनको सम्मान भी दिया, उनको अपने अधीन भी कर लिया। बड़ी ही चतुराई से उसने एक काम किया। और यूं ही नहीं, मैंने कहा कि अकबर महान हो गया। साथियों, आप आगे की क्लासों में हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारे क्लास को पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे और आपको हम आगे अकबर की राजपूत नीति पढ़ाएंगे, अकबर की धार्मिक नीति पढ़ाएंगे। जय हिंद साथियों।